यौगिक है कार्बनिक यौगिक एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म। इसका सबसे पहले भौतिक गुण कि इसका सामान्य नाम जो होता है एसिटिक अम्ल होता है और इसका जलीय विलयन को हम सिरका कहते हैं। आप अचार में आदि को बचाने के लिए सिरका को परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अचार में अगर आप सिरका डाल दिए 2 चम्मच तो अचार कभी भी खराब नहीं होता है। इसका गलनांक होता है 290 केल्विन और क्वथनांक होता है 118 डिग्री सेल्सियस। अब इसके रासायनिक गुण हैं। पहला अम्लीय गुण कि खनिज अम्लों की तुलना में एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि जलीय विलयन में यह पूर्णतः आयनीकृत नहीं होता है। ये पहले आपको बता चुके हैं। दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल तो CH3COH को अगर जल में मिलाया जाता है तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, बनता है CH3O- और H3O+, यानी एसिटिक आयन बनता है माइनस ऋण आयन में और हाइड्रोनियम आयन बनता है धन आयन में। तो इस अम्ल के जलीय विलयन में नीले लिटमस का रंग जो है वो लाल हो जाता है। अब NaOH से क्रिया कराने पर यह क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। CH3COOH की क्रिया NaOH के साथ बना तो सोडियम एसीटेट लवण बन गया CH3CONA और जल और ऊष्मा निकली। तीसरी अभिक्रिया होती है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण की अभिक्रिया अक्सर क्वेश्चन में पूछी जाती है कि एथेनोइक अम्ल की एस्टरीकरण अभिक्रिया का वर्णन कीजिए या इस पर टिप्पणी लिखिए। तो एस्टरीकरण की अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो एस्टिक अम्ल तथा एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर फलों की गंध सा मीठी गंध वाला यौगिक बनता है जिसे एस्टर कहते हैं और इस अभिक्रिया को ही हम एस्टरीकरण कहते हैं। यानी एस्टिक अम्ल और एथेनॉल की क्रिया को जब होती है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण। CH3COH C2H5OH की एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में क्रिया कराई गई सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल था और ये बन गया एस्टर CH3CO C2H5 और जल बन गया। फिर अगली है रासायनिक गुण साबुनीकरण की जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एस्टर का जलीकरण हो जाता है जिसमें अल्कोहल और एसिटिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है और इस क्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। एथिल एसीटेट जो पीछे बना था एस्टरीकरण अभिक्रिया से, उसकी क्रिया अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएं गर्म करने पर तो बन जाता है सोडियम एसीटेट CH3CONA और एथेनॉल। और पांचवा गुण है कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया कि एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके सोडियम लवण बनाता है और बुदबुदाहट के साथ रंगहीन गंधहीन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। देखिए CH3COH सोडियम एसीटेट की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट एस्टिक एसिड की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराई तो आपका क्या बना? CH3CONA सोडियम एसीटेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह ये सोडियम एसीटेट क्या है? लवण बन गया, जल बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह CH3COH एस्टिक एसिड की क्रिया सोडियम कार्बोनेट से कराने पर फिर से सोडियम एसीटेट बना और जल और कार्बन डाइऑक्साइड हो गए। तो ये अभिक्रियाएं जो होती हैं नाम से पूछी जाती हैं कि एस्टिक अम्ल की कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया लिखिए। ये 2-2 नंबर में क्या होता है जब करके पूछा जाता है या कोई रासायनिक समीकरण आपको आधा दे दिया जाएगा और उसको पूरा करना होगा। मान लीजिए यहाँ तक दे दिया गया, इसके आगे फिर क्या बन रहा है या आपको फिर आगे लिखना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जब तक आपको इसकी सारे रासायनिक गुण तैयार नहीं होंगे तब तक आप उसको लिख नहीं सकते हैं। फिर आगे है साबुन। इसी चैप्टर में जो अगला पार्ट है साबुन और अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक के बारे में आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था। तो साबुन जो हम घर में यूज़ करते हैं और अपमार्जक जो डिटर्जेंट होता है यानी पाउडर जो होता है उसे कहते हैं हम अपमार्जक। तो साबुन क्या होता है? उच्च वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। अगर आपसे साबुन की परिभाषा पूछी जाए एक लाइन में एक नंबर वाले क्वेश्चन में तो वो आपके ये लिखेंगे और इसका एक उदाहरण भी पूछा जाता है। तो उच्च वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। इसका उदाहरण है जैसे सोडियम पॉमिएट C15H31 CONA, सोडियम स्टीयरेट C17 यहाँ कार्बन 17 हो गया, H35 हो गया CONA और सोडियम ओलिएट में C17H33 हो गया और COONA।
तो ये सोडियम साबुन के उदाहरण हैं, आप इनमें से कोई भी एक नाम लिख सकते हैं। यहाँ सोडियम की जगह पोटेशियम भी होगा तो भी वो क्या कहलाएगा, पोटेशियम परमेट, पोटेशियम स्टीयरेट और पोटेशियम ओलिएट, यानी Na और K इनमें से कोई सा भी अगर लिया जाएगा तो वो साबुन लवण क्या कहलाता है, हमेशा साबुन कहलाता है। अब साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया ही साबुनीकरण कहलाती है। अब इसकी अभिक्रिया की साबुन किस तरह बनता है, हमने ले लिया ट्राई स्टीयरिन CH2CO17 C17H35 के 3 लवण हो गए, अणु जुड़ गए आपस में, और इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो ग्लिसरॉल बनता है और सोडियम स्टीयरेट साबुन बनता है C17H35 COON, यानी ये वाला जो है इतना पार्ट जुड़ करके क्या बना लेता है सोडियम के साथ, आपका साबुन बन गया। और जो ये OH है, 3 OH है, देखिए तीनों इसके साथ जुड़ गए और ये वाला इसके सोडियम के साथ जुड़ जाता है। अब साबुन की सफाई प्रक्रिया, ये क्वेश्चन आपका लघु क्वेश्चन में आता है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। पिछले साल भी ये अभी मतलब ये वाला जो साल है उसमें आया था बोर्ड में, और इसमें मिशेल अभिक्रिया मुख्य रूप से है। तो साबुन जो है वो क्या होता है, दीर्घ वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, ये मैं आपको बता चुकी पीछे, और जल में घोलने पर साबुन धनावेशित तथा ऋण आवेशित आयनों में वियोजित हो जाता है, यानी प्लस और माइनस में टूट जाता है। साबुन किस तरह टूटता है, देखिए साबुन का सूत्र ये होता है सोडियम स्टीयरेट C17H35 COONA, जल में जब घोला तो बन गया C17H35 CO ऋणायन, और सोडियम जो बन गया वो आपका धनायन है। अब ये जो ऋणायन और धनायन किस तरह क्रिया करके मैल निकालते हैं कपड़े में से और कपड़े की सफाई करते हैं, इसके बारे में जो क्रिया होती है वो कहलाती है मिशेल अभिक्रिया या मिशेल क्रिया कहलाती है। तो साबुन के ऋण आवेशित आयनों में 2 भाग होते हैं, पहला हो गया हाइड्रोकार्बन भाग, अध्रुवीय जो जल विरागी होता है, इसे साबुन की पूंछ भी कहते हैं, और आयनिक भाग CO जो ध्रुवीय भाग है तथा साबुन का सिर कहलाता है, यह भाग जल रागी होता है। अति लघु या बहुविकल्प में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साबुन का कौन सा भाग जल विरागी है और कौन सा भाग जल रागी होता है। तो इसमें देखिए 2 भाग हो जाते हैं, ये C17H35 और दूसरा हो गया COO-। तो ये जो C17H35 होता है वो जल विरागी होता है, यानी जल को कम आकर्षित करता है, और दूसरा भाग जो है COO ये जल रागी होता है, और ये साबुन का क्या कहलाता है, सिर कहलाता है, और ये वाला भाग क्या कहलाता है, आपका पूंछ कहलाता है। यहाँ पे देखिए बना रखा है R जो C17H35 वाला भाग होता है, और COO इसका सिरा हो गया, तो ये इसकी पूंछ हो गई और ये इसका सिर कहलाता है। तो इस तरह ये साबुन टूटकर 2 भागों में बंटता है। अब साबुन के जलीय विलयन में साबुन के अणु का आयनिक सिरा जल के अंदर होता है और हाइड्रोकार्बन वाला सिरा जल की सतह के बाहर होता है। यहाँ पर देखिए ये आपका पूंछ हो गया और ये सिर हो गया। तो जल के अंदर साबुन के अणुओं के उपरोक्त व्यवस्था बनी रहती है और साबुन के अणुओं का एक गुच्छा बन जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए गुच्छा बन गया है ये, और इस गुच्छे में जल रागी विरागी पूंछ के आंतरिक भाग में तथा जल रागी या आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है, और इस संरचना को ही हम मिशेल संरचना कहलाते हैं। ये जो संरचना बनी थी या यहाँ पे जो ये पीछे संरचना बनी थी, यही संरचना क्या कहलाती है, मिशेल संरचना। तो यहाँ कई सारे ऐसे अणु बन जाते हैं, और अधिकांश मैल तैलीय होता है जो कपड़े की सतह पर लगे होते हैं, और साबुन का जल विरागी भाग यानी हाइड्रोकार्बन भाग तैलीय भाग में प्रवेश कर जाता है, जबकि ध्रुवीय अथवा जल रागी भाग जल में रहता है। और यांत्रिक विधि से यानी हम जब उसको रगड़ते हैं तो यांत्रिक विधि से कपड़े को रगड़ने पर तैलीय भाग कपड़े से अलग होकर विलयन में इमल्सन बनाता है, यानी विलयन में घुल जाता है, जिसे हम मिशेल भी कहते हैं। और इस प्रकार साबुन की सहायता से कपड़े साफ़ किए
जाते हैं। तो मिशेल, अब क्रिया को अगर एक लाइन में कहना है तो मिशेल के स्वरूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है, क्योंकि तैलीय मैल मिशेल के केंद्र में एकत्रित हो जाता है, यानी यहाँ पर ये इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह साबुन किसी गंदगी को साफ करने का काम करता है। और इस क्रिया के बारे में वर्णन यहाँ चित्र में देखिए मेरे, साबुन के अणु हो गए, तैलीय भाग हो गया जो इसके अंदर है, जल हो गया, और इस सारी संरचना को क्या कहते हैं, मिशेल संरचना या मिशेल का निर्माण। अब आगे है अपमार्जक साबुन का उपयोग।